हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूनिट 10 के अंतर्गत आयोग वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देखा था। आज का जो हमारा आयोग है उसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो इस आयोग को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग दोनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग में हम सामान्य परिचय देखेंगे, फिर गठन एवं संरचना देखेंगे, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, कर्तव्य एवं कार्य और बहुत सारे डायमेंशन हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि वर्तमान में कौन है, पहले अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, आदि क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, महिला जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला की जो आबादी है भारत में लगभग कितनी है? 48% है। ठीक है, परंतु महिलाओं की जो स्थिति है, दशा है, वो उनकी आबादी के अनुरूप अनुकूल नहीं है, उन्नत नहीं है। उन्हें काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। हम पुरुषवादी समाज में जी रहे हैं। हमारी जो सोच है वो सामंतवादी सोच है, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 1990 में, कब? 1990 में एक अधिनियम लेके आते हैं और उस अधिनियम का नाम क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। कब आता है? 1990 में आता है। तो उसी अधिनियम की धारा 3 में, किसमें? धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए और महिला सशक्तिकरण करने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है? एक अधिनियम लेके आती है और उस अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। आता कब है? तो दोस्तों ये आता है 1990 में। कब आता है? 1990 में। और इसी अधिनियम की एक धारा है, उससे अपन बोलते हैं धारा 3। तो धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अब इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? धारा 3 ये कहता है कि केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार क्या करेगी? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। तो पहला प्रश्न आपसे यही बन जाता है मित्रों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? और आपका जवाब क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार 31 जनवरी 1992 को, लगभग 2 साल बाद, किसका गठन करती है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब होता है? वो होता है 31 जनवरी 1992। ये डेट याद रखिए आप लोग। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। अब चूंकि इसका जो गठन है दोस्तों किसके तहत हो रहा है? अधिनियम के तहत हो रहा है। अधिनियम सरकार लेके आती है, फिर इसका गठन करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी आयोग का गठन अधिनियम के माध्यम से होता है तो वह कैसा निकाय होता है? सांविधिक। तो देखो, विधिक मतलब विधि बना के बनाया गया आयोग। यदि इसी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय। चूंकि यह अधिनियम के तहत आया तो इसको हमने क्या बोला? सांविधिक निकाय। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है वो क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था और उसके तहत 5 मार्च 2007 को हमने क्या किया था? उसका गठन किया था। उसका गठन भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी कैसा निकाय था? सांविधिक निकाय था। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। उसका जो नोडल मंत्रालय था दोस्तों वो क्या था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मंत्रालय वो भी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? जयंती पटनायक। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? आपका आंसर क्या होगा? जयंती
पटनायक। स्वाभाविक सी बात है कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था तो वो तो महिलाओं के लिए एक जयंती थी, वो एक पर्व था, उत्सव था, इसलिए पहली महिला कौन हो जाएंगी? जयंती पटनायक। ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा, जो कि 9th मतलब 9वीं नंबर की महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया? 1990 में आया। इसी की धारा कौन सी? धारा 3 है। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए कब? 31 जनवरी 1992। कब? 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर देती है। स्वरूप कैसा है? सांविधिक स्वरूप है, सांविधिक निकाय है, अर्थात इसका गठन अधिनियम के तहत हुआ है। इसका मंत्रालय क्या है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। प्रथम कौन थी? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उद्देश्य। ठीक है, कि राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य था वो था महिलाओं को शोषण से बचाना। क्योंकि भारत शुरू से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है और महिला को मात्र एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण उनका शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 लेके आए। केंद्र सरकार ने महिला आयोग की स्थापना कर दी 31 जनवरी 1992 को। और उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? सबसे पहले तो महिलाओं को शोषण से बचाना। दूसरा क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दूसरा क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है। तीसरा क्या था? वैधानिक उपचार संबंधी उपायों को सुझाना, अर्थात महिलाओं की स्थिति को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन सी विधि का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे उपायों को सुझाना। मतलब इनके संबंध में सुझाव कौन देगा? राष्ट्रीय महिला आयोग देगा। तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य भी हो गया। अगला जो है वो है शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहित करना। मतलब महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के शोषण आदि से संबंधित जितनी भी शिकायतें आएंगी उनके निपटारे को प्रोत्साहित कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें हमने देखा महिलाओं को शोषण से बचाना, वैधानिक उपचार संबंधी उपायों को सुझाव देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और शिकायतों के निपटारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गठन एवं संरचना। अब हम क्या देखेंगे कि गठन एवं संरचना। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 में क्या प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार किसका गठन करेगी? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी। याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का गठन केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ही इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करती है, केंद्र सरकार को ये लोग त्याग पत्र देते हैं और केंद्र सरकार ही इनके मामलों में सर्वोपरि होती है। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार के द्वारा धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। अब सिंपल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 3 के तहत इसका गठन किया जाता है। संरचना की बात करें दोस्तों, तो जो आयोग है वो एक बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात एक से अधिक सदस्य होंगे। तो वो एक से अधिक सदस्य कौन है? तो इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। तो कितना? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। ठीक है। अब आपको एक बात जो याद रखनी है कि जो 5 सदस्य, 5 सदस्यों में से एक सदस्य एससी कैटेगरी का और एक एसटी कैटेगरी का होना अनिवार्य है। मतलब 5 सदस्यों में से एक किसका होगा? अनुसूचित जाति का होगा, एक किसका होगा? अनुसूचित जनजाति का होगा। ठीक है। तो 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, एक सदस्य सचिव होंगे। जो सदस्य सचिव होगा दोस्तों वो प्रशासनिक अधिकारी होगा। वो कौन होगा? प्रशासनिक अधिकारी होगा। और इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। क्यों? गठन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन हुआ। संरचना की बात करें तो कैसी है? बहुसदस्यीय संरचना है। एक अध्यक्ष,
5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। अब जो 5 सदस्य होते हैं उनमें एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जरूरी है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष और सदस्यों की, तो वो नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब योग्यता की बात करें कि आखिरकार अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया किसको जाएगा, तो दोस्तों जो अध्यक्ष है वो बनाया जाएगा ऐसे व्यक्ति को या ऐसी महिला को जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित एवं प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। कौन हो, महिलाओं के हितों के लिए समर्पित एवं प्रतिबद्ध व्यक्ति, जिसने महिलाओं को अधिकारों के लिए, महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, महिलाओं को हितों के लिए बेहतरीन काम किए हों, उसे बहुत ज़्यादा अनुभव रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करेगी, केंद्र सरकार अध्यक्ष बनाएगी। कौन बनाएगी, केंद्र सरकार, क्योंकि नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार। सदस्य की बात करें तो वे व्यक्ति जिसे विधि मतलब कानून, प्रबंधन, मैनेजमेंट, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखा हो, ये जो महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन होते हैं अर्थात जो एनजीओ होते हैं आदि से संबंधित। तो मान के चलो कोई एनजीओ है और उस एनजीओ महिलाओं के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसके प्रमुख को क्या बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है। तो ये थी अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यताएं। अब एक अपन ने कितने देखे थे भैया, 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक एससी कैटेगरी का और एक एसटी कैटेगरी का होना आवश्यक है। सदस्य सचिव की बात करें तो सदस्य सचिव क्या होगा कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो लोक सेवा में कार्यरत कोई भी अधिकारी जिसे पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव हो, उसे केंद्र सरकार क्या करेगी, सदस्य सचिव का रूप में नियुक्त करेगी। किसके रूप में, सदस्य सचिव के रूप में उसे नियुक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो मित्रों जो इसके कार्यकाल एवं सेवा शर्तों की अब हम चर्चा करते हैं। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 वर्ष होता है। वेतन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखो मैं आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग का गठन भी कौन करेगा, दोनों आयोग का केंद्र सरकार करेगी। सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। सेवा शर्तों एवं वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं। और ये रिपोर्ट भी किसको देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। तो ये पांचों डायमेंशन जो है उनके आंसर क्या होंगे, केंद्र सरकार होंगे। तो कार्यकाल कितना हुआ, 3 वर्ष का। सेवा शर्तें एवं वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार। और वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात जब तक ये पद पर रहेंगे तब तक इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ये त्यागपत्र किसको देंगे, अभी मैंने आपको बताया किसको देंगे, केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देंगे। किसको देंगे, केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देंगे। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आता है, 1990 में। धारा कौन सी होती है, धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत कौन गठन करता है, केंद्र सरकार। कब गठन करेगी, 31 जनवरी 1992 को। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है। स्वरूप कैसा हो जाएगा, सांविधिक निकाय हो जाएगा। नोडल मंत्रालय कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मुख्यालय कौन, कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, मैंने बताया था जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होगा उस दिन तो जयंती मनाई जाएगी, तो प्रथम अध्यक्ष कौन होगा, जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। 9th नंबर की आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो आप जवाब दे देना रेखा शर्मा। फिर हमने क्या देखा, उद्देश्य देखे। तो उद्देश्य में हमने देखा महिलाओं को शोषण से बचाना, वैधानिक उपचार संबंधी उपायों को सुझाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और शिकायतों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर हमने देखा गठन एवं संरचना। तो गठन किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, धारा 3 के अंतर्गत। संरचना बहुसदस्यीय संरचना, 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव। नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। 5 सदस्यों में से 1 किस कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का अर्थात अनुसूचित जाति का। 1 सदस्य कौन सी कैटेगरी का हो, अनुसूचित जनजाति का होगा। ठीक है, इनके लिए योग्यताएं क्या होंगी भैया, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो, उसे हम क्या बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे। सदस्य किसे बनाएंगे, विधि प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति हो, या भैया जो महिलाओं के लिए कार्यरत एनजीओ होते हैं या स्वयंसेवी संगठन होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कोई व्यक्ति हो।
सदस्य सचिव कौन होगा? केंद्र सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई भी अधिकारी जिससे पर्याप्त अनुभव हो वो क्या होगा? इसका सदस्य सचिव होगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने कार्यकाल देखा। तो कार्यकाल कितना? 3 वर्ष का है। सेवा शर्तें एवं वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे ये लोग अपने पद पर आसीन होंगे उसके बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। त्यागपत्र किसको देंगे? स्वाभाविक सी बात है, नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। त्यागपत्र किसको देंगे? केंद्र सरकार को देंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि अब इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हम पद से कब हटा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है इस आयोग के संदर्भ में और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में केंद्र सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। तो नियुक्ति अगर केंद्र सरकार कर रही है तो पद से हटाने का जो शक्ति होगी वो किसको होगी? केंद्र सरकार को होगी। ठीक है मित्रों, तो केंद्र सरकार को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति है, परंतु कब? जब या तो उन्होंने कोई संवैधानिक कदाचार किया हो, अक्षमता किया हो, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अध्यक्ष या सदस्य को, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो, या ऐसा अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में कैसा हो? अनैतिक हो। केंद्र सरकार की दृष्टि में कैसा हो? अनैतिक हो। तो ऐसे स्थिति में उसे क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन में क्या हो? असक्षम हो, मतलब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो तो केंद्र सरकार उसे अब से पद से हटा सकती है। अगला क्या है कि पद का सार्वजनिक दुरुपयोग किया हो। उसने क्या किया कि जिस पद पर वो आसीन है उस पद का उसने क्या किया हो? दुरुपयोग किया हो। आयोग के किसी अध्यक्ष एवं सदस्य को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन्हें सुनवाई का तार्किक अवसर न दिया गया हो। अर्थात अगर आप किसी अध्यक्ष, यदि केंद्र सरकार किसी अध्यक्ष और सदस्य को हटाना चाह रही है तो डायरेक्ट नहीं हटाएगी, कम से कम वो एक युक्त अवसर तो प्रदान करेगी। और यही तो क्या है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो इसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए केंद्र सरकार अध्यक्ष एवं सदस्य को कम से कम कितना? एक अवसर तो देगी भैया, तार्किक अवसर तो देगी सुनवाई का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आयोग के कर्तव्य एवं कार्य क्या है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आयोग के निम्न से कौन सा कर्तव्य नहीं है या आयोग का कौन सा कर्तव्य है। तो एक बार ब्रीफली देख लीजिए। ठीक है, कि महिलाओं से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी उपायों की जांच करना। तो मतलब महिलाओं से संबंधित जितने भी संविधान में प्रावधान है, अब संविधान के बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जहाँ महिलाओं से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे वो अन्य प्रावधान हो, और जितने भी कानूनी जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम हो गया, ठीक है, सती प्रथा निषेध अधिनियम हो गया, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम हो गया। तो ये क्या? महिलाओं से संबंधित कानून है। तो इनके क्या करेगी? उपायों की जांच करेगी कि इनका क्रियान्वयन किस हद तक हो रहा है। क्या जिस उद्देश्य से हम ये अधिनियम लेके आए थे क्या वो उद्देश्य में पूर्ण हुए कि नहीं हुए, महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुए। तो ये क्या आयोग का प्रमुख कर्तव्य है कि महिलाओं से संबंधित जितने भी संवैधानिक और कानूनी उपाय हैं उनकी जांच करना। दूसरा मैंने आपको बताया था इसका एक प्रमुख उद्देश्य था शिकायतों का निवारण करना, मतलब महिलाओं के शोषण से संबंधित, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जितनी भी शिकायतें आएंगी उनका निवारण कौन करेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग करेगी। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिशें देना। अब राष्ट्रीय महिला आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है कि वो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण करने के लिए और उनकी दशा सुधारने के लिए समय समय पे क्या करती है? केंद्र सरकार को सिफारिशें देती है। ठीक है, और जो केंद्र सरकार होती है उन्हीं सिफारिशों को आधार बनाकर नीति निर्माण करती है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के उपबंध एवं कानूनों की समीक्षा करना। अब महिलाओं को प्रभावित करने वाले जितने भी संविधान के अनुच्छेद हैं, ठीक है, जितने भी संविधान के उपबंध हैं और जितने भी कानून हैं उनकी क्या करना? समीक्षा करना। महिला बंदी गृह का निरीक्षण करना। अब महिलाओं के लिए जो बंदी गृह बनाए जाते हैं, कारागृह बनाए जाते हैं, उनका जाके निरीक्षण करना कि भैया कि उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, वो युक्त वातावरण में, परिस्थितियों में तो जीवन यापन कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सलाह देना। महिला विकास प्रगति का मूल्यांकन करना कि भैया महिलाओं ने कितना विकास किया है। 1950 में महिलाओं की स्थिति क्या थी, 1970 में क्या है, अब भैया वर्तमान में स्थिति क्या है। तो जो विकास का ग्राफ है
तो महिलाओं ने कितना विकास किया है उसका मूल्यांकन करना। वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आदि से संबंधित मामलों को देखना। ये क्या थे? महिला आयोग के प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य थे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे माफ करिएगा, आयोग है तो आयोग जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है? केंद्र सरकार को। अब देखो आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों एवं वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा। आयोग को पद से कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। और आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपेगा? केंद्र सरकार को। अब आयोग के पास जो शक्तियां हैं वो किसकी शक्तियां होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। मैंने आप पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिविल न्यायालय की शक्ति का मतलब है किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य एकत्रित कर सकता है ना, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। कोई भी कार्यालय है, सार्वजनिक कार्यालय है, चाहे वो कोई न्यायालय हो, वहां से वो क्या कर सकता है? अभिलेख मंगवा सकता है। तो ये सारी जो शक्तियां होती हैं वो किसकी शक्तियां होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। आयोग क्या सकता है? विभागों की रिपोर्ट मंगवा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति एवं अधिकारियों को समन जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष कौन कौन रही है। 2 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? जयंती पटनायक, क्योंकि पहली बार हमने जयंती बनाई थी। वो रेखा शर्मा जो है वो 9th नंबर की हैं वर्तमान में। ठीक है, रेखा शर्मा। अब आप देखिए जो मोहिनी गिरी हैं, ठीक है, मोहिनी गिरी भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, वो दूसरी थी। जो विभा पार्थ सारथी हैं वो तीसरी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। कौन? विभा पार्थ सारथी। चौथी वो कौन थी? पूर्णिमा आडवाणी। चौथी कौन थी? पूर्णिमा आडवाणी। पांचवी कौन थी? गिरिजा व्यास। पांचवी महिला कौन थी? गिरिजा व्यास। अब आपको मैं बता दूं जो गिरिजा व्यास है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। किसका है भैया? सबसे लंबा कार्यकाल है गिरिजा व्यास का। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? गिरिजा व्यास का। किसका? गिरिजा व्यास का। तो पहली कौन हो गई? जयंती पटनायक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो गया? गिरिजा व्यास का। वो वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। आप ये देख रहे होंगे जी जो है वो है रेखा शर्मा, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। गिरिजा व्यास के बाद कौन बनी? ममता शर्मा। ममता शर्मा के बाद कौन बनी? ललिता कुमार मंगलम। और ललिता कुमार मंगलम के बाद कौन बनी? रेखा शर्मा। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। आपको याद रखना है जयंती पटनायक, फिर आपको याद रखना है गिरिजा व्यास सबसे लंबा कार्यकाल, रेखा शर्मा वर्तमान में। चलिए, ये था हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मैंने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के तर्ज पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया। तो महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके हितों के संरक्षण करने के लिए प्रदेश सरकार क्या करती है? मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश क्या करता है? महिला आयोग का गठन करता है। ठीक है, और इसके लिए वो एक अधिनियम लेके आता है। जैसे केंद्र सरकार लेके आई कौन सा अधिनियम? 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। उसी के तहत वो गठन कब करती? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश क्या करता है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम लेके आता है। कब लेके आता है? वो लेके आता है 1995 में। 1995 में अधिनियम लेके आया, तो उसके तहत 23 मार्च 1998 को राज्य सरकार क्या करती है? किसका गठन करती है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का। तो 2 डेट हमने याद कर ली। पहली राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 और राज्य महिला आयोग 23 मार्च 1998। 23 मार्च 1998। इसका स्वरूप भी कैसा होगा? सांविधिक स्वरूप होगा, और उसका स्वरूप भी कैसा था? सांविधिक स्वरूप था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना कैसी होगी? एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 सदस्य। जो 5 सदस्य वो होंगे वो कैसे होंगे? अशासकीय। यही अभी हम देख के राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव। वहां पे जो सदस्य थे 5, उनमें से एक SC का और एक ST कैटेगरी का होना जरूरी था, परंतु यहाँ पे ऐसा आवश्यक नहीं है। अशासकीय सदस्यों का चुनाव, जो 5 सदस्य उनका चुनाव सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा या विधि के क्षेत्र में कोई प्रशासनिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो, उसे अपन क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष को किसका? मंत्री का।
अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये याद योग रखने बात है कि भैया मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो भी बनेगा उसे किसका दर्जा प्राप्त होगा, मंत्री का, और जो सदस्य बनेंगे उसे किसका प्राप्त होगा, राज्य मंत्री का। ठीक है, तो एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। अब आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने बताया सिविल न्यायालय की शक्तियां राष्ट्रीय महिला आयोग को भी प्राप्त थी, इसको भी प्राप्त है। समन जारी करना, साक्ष्य लेना, है ना, शपथ पत्र पर परीक्षण करना, आयोग एवं न्यायालय से क्या अभिलेख मंगवाना। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सिविल अदालत की शक्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इनका कार्यकाल भी कितना होगा, 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग का कितना था, 3 वर्ष। ठीक है, ये त्यागपत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को, क्योंकि गठन किसने किया, राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करता है, केंद्र सरकार, तो त्यागपत्र किसे देंगे, केंद्र सरकार। हटाना राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के समान। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया जाता है, दिवालिया, मानसिक विकृत, अपने कार्य करने में असक्षम हो, सार्वजनिक पद का उसने दुरुपयोग कर लिया हो, उन्हीं आदों पर राज्य सरकार क्या करती है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाती है। अब बात करें मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो वो कौन थे, कृष्णकांत तोमर। तो कृष्णकांत तोमर पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की, कौन, कृष्णकांत तोमर। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक, दिमाग में बिठा लीजिए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शोभा ओझा। वर्तमान में कौन है, शोभा ओझा। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा, 9वीं नंबर की, 9th नंबर की, अभी हम ये पढ़ के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग। क्या थे, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग। एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो महिला सशक्तिकरण, उनके हितों के संरक्षण और प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। अधिनियम कब आया दोस्तों, अधिनियम आया 1995 में। इस अधिनियम के तहत गठन कब हुआ, 23 मार्च 1998 में। कब हुआ, 23 मार्च 1998 में। स्वरूप कैसा है, सांविधिक स्वरूप है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष, सदस्य और कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। सेवा शर्त वेतन भत्ते, राज्य सरकार। ठीक है, अध्यक्ष को किसका पद प्राप्त होगा, मंत्री का, और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री। ठीक है, और आयोग को सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। त्यागपत्र राज्य सरकार को, हटाना राज्य सरकार के द्वारा कैसे, जिससे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष कृष्णकांत तोमर, वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है। कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि हमने देखा कि केंद्र सरकार एक अधिनियम लेके आई थी, उसका नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, और उसी अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था। तो चूंकि इसका गठन अधिनियम के तहत हुआ तो निकाय कैसा हो गया, सांविधिक निकाय हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। किसने की, केंद्र सरकार ने की। किसने की, केंद्र सरकार ने की। कौन सी धारा के तहत, तो धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा, केंद्र सरकार को देगा। और केंद्र सरकार इसको कहां पेश करेगी, केंद्र सरकार इसको पेश करती है संसद में, संसद के दोनों सदनों में रखवाएगी। अब केंद्र सरकार को जो सलाह दी थी किसने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, तो उस सलाह को माना तो ठीक है, और अगर किसी सलाह को नहीं माना तो केंद्र सरकार उसका कारण भी साथ में बताएगी कि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग का ये सिफारिश है, ये सलाह हमने क्यों नहीं मानी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो भैया जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ तो उस दिन तो जयंती बनी। क्या बनी, जयंती बनी। तो इसकी पहली अध्यक्ष कौन हो जाती, जयंती पटनायक। हमने देखा था भैया जो रेखा शर्मा है वो 9th नंबर की वर्तमान में है। ठीक है, रेखा शर्मा से पहली कौन थी, 8वें नंबर की, वो थी ललिता कुमार मंगलम। 8वें नंबर की कौन थी, ललिता कुमार मंगलम। और ममता शर्मा भी हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला आयोग की संरचना में शामिल सदस्यों में से कम एक सदस्य होना चाहिए अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, दोनों का एक एक, इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि जो संरचना उसमें एक अध्यक्ष,
5 सदस्य, एक सदस्य सचिव होते हैं। 5 में से जो एक होगा वो एससी कैटेगरी का होगा, अनुसूचित जाति का होगा, एक जो होगा वो एसटी कैटेगरी का, अनुसूचित जनजाति का होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों का एक एक, मतलब एक एससी का और एक एसटी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है भैया, शोभा ओझा है। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1995 में एक अधिनियम लेके आते हैं, ठीक है, और उस अधिनियम के तहत 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1998 में, 23 मार्च 1998 में किसका गठन कर देते हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमें पता भी है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में। कहाँ पे है वो, भोपाल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 23 मार्च 1998 में। अधिनियम कब आया था, 1995 में। किसके द्वारा किया गया, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। संरचना में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। 5 सदस्य होंगे वो अशासकीय सदस्य होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी बताया था मैंने आपको, कौन है, रेखा शर्मा। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है भैया, गिरिजा व्यास का। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, गिरिजा व्यास का। ये आप याद रखिएगा कि सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो है गिरिजा व्यास का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपको और आगे ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच।